तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर नोवा मिनिस्ट्री ऑफ जजमेंट का मिनिस्टर बन चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात विनी ओसी से हो चुकी थी, जो रिश्वत के लिए भी काम करता है, पर नोवा उसको इससे भी कई गुना देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गलत काम करके एम्परर की नजरों में नहीं आना चाहता। लेकिन ओशी एक ईमानदार पर्सन है, साथ ही साथ वो बिना रिश्वत लिए एम्परर को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें अगले सीन में जानने को मिला था कि ऑस्कर को एम्परर फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक कि एम्परर का भरोसा अब क्राउन प्रिंस के लिए टूट चुका है। इसी वजह से वो अब अगला एम्परर नोवा, हेनरी, ऑस्कर, इन तीनों में से किसी एक को बनाने के बारे में डिसीजन लेते हैं। पर ये उन तीनों के काम पर डिसाइड होगा। नेक्स्ट सीन में नोवा लाइब्रेरी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उन रेबल्स की पनिशमेंट के बारे में बताने लगता है। उनके मेन लीडर को बीच में से काट दिया जाएगा और उसके बाकी साथियों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पर नोवा एल्बर्ट को इसमें बीच में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम है कि एम्परर इसमें उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। फिर हमें अगले सीन में जानने को मिला था कि मिनिस्ट्री ऑफ जजमेंट पर किसी ने अटैक कर दिया है, इसलिए वो खुद उनका सामना करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसने अपने रिंग का इस्तेमाल करके उन रेबल के मुंह में एक लिक्विड भरकर बेहोश कर दिया था। साथ ही साथ वो खुद को ही इंजर्ड कर देता है, ताकि वो ये बता सके कि इन रेबल ने ही मुझको इंजर्ड किया है। और एक प्रिंस को इंजर्ड करने का मतलब है कि अब वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर नोवा को एक बॉक्स मिल जाता है, पर जब उसने खोला तो स्पिरिचुअल एनर्जी उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर नोवा पूरी तरह से एनर्जी से घिर चुका था। नोवा को आग में लिपटा देखकर एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोवा के सामने एक अजीब सी एंटिटी आ गई थी। अपने सामने इस एंटिटी को देखकर नोवा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, ये तो बिल्कुल लेविथान जैसा दिखता है, यानी इसका मतलब है कि इसके जैसे और भी हैं। जबकि वो फायर लेविथान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए नोवा पर अटैक कर देता है, जिस अटैक कर नोवा अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उसे रोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी भी अपनी मर्जी है ना, यानी तुम बिल्कुल लेविथान जैसे ही हो। जो कहने के बाद वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डार्क पावर पर फायर लेविथान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो इस अटैक से बच नहीं पाया और वो एक बॉल में कन्वर्ट होकर नोवा के पास चला जाता है। और इसी के साथ वो आर्टिफैक्ट अब नोवा को अपना मास्टर मान लेता है। यहाँ तक कि अब उसके स्टेटस में भी फायर शो होने लगा, जिसका रैंक है F+C। नोवा की अचीवमेंट को देखकर एम्परर उसके करीब आते हुए बताते हैं कि क्या तुम ठीक हो और तुमने उसे पूरी तरह से काबू कर लिया। साथ ही साथ एम्परर का चेहरा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी से इसको कंट्रोल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ नोवा उस आर्टिफैक्ट को अपनी फिंगर में पहन लेता है, जिसकी वजह से फायर पावर अनलीश होने लगी। जबकि एम्परर बताना शुरू करते हैं, क्या ब्रिलियंट जजमेंट था, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लूथियर को सेलेक्ट किया। उनकी इस बात पर नोवा बताता है कि क्या इसका नाम लूथियर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी ज्यादा पावर है। इस पे एम्परर का कहना है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक टारगेट तैयार कर दूंगा। लेकिन नोवा इसके लिए मना कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एम्परर कहने लगे, पर तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई और प्लान है। जिस बात से नोवा पूरी तरह से एग्री था। फिर यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर नोवा अपने आर्टिफैक्ट की पावर का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जहाँ पर उसने लूथियर को एक्टिवेट कर लिया, पर लूथियर उसको ही चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये देखने के बाद एम्परर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर नोवा उन्हें बता देता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लूथियर उसको रजिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नोवा उसको कंट्रोल में लाने के लिए लेविथान की पावर का इस्तेमाल करने लगा। यहाँ तक कि वो अपने मन में कहता कि जैसे कि मैंने प्रोडक्ट किया था, लेविथान बस उससे थोड़ा सा ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर उसकी पावर को फील करते हुए कह रहे थे, क्या तुम्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है कि जरा जमीन की तरफ देखिए, लेविथान गर्मी को बाहर निकलने से रोकने के लिए उसे कंट्रोल में रखा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि लेविथान अपनी पावर का इस्तेमाल करके लूथियर की पावर को सप्रेस कर रहा है। जबकि सामने की तरफ एम्परर शॉक्ड होते हुए कहने लगे, तुमने इसे पहले ही उस हद तक काबू कर लिया है, कमाल है। मैं तुम्हें फॉर्मल रूप से लूथियर को तुम्हें सौंपता हूँ नोवा, इसका इस्तेमाल एम्पायर की भलाई के लिए करना। उनकी बात से नोवा पूरी तरह से एग्री था। फिर हमें एक लड़की बताना शुरू करती है, मीरेस एम्पायर का काफी ज्यादा जमीन पर कब्जा है और इसका सबसे हाईएस्ट रूलर एम्पायर के सभी मामलों को देखता है। इसमें डोमेस्टिक अफेयर्स जैसे लॉ और फाइनेंस और डिप्लोमेटिक मामले जैसे झगड़ों के बीच बचाव और इंटरनेशनल बातचीत शामिल है। यहाँ तक कि एम्परर इंपीरियल फैमिली के प्राइवेट मैटर्स में भी मीडिएशन करता है, जिन्हें इंटरनल लॉ और इंटरनल अफेयर्स कहा जाता है। उसकी बात खत्म होते ही नोवा अपने मन में कहने लगा, ये तो एम्परर के छोटे भाई ग्रीम एरेरेट की ओर से एक पर्सनल डिक्लेरेशन है। दूसरी तरफ एम्परर अपने गद्दी पर जाकर बैठते हुए कह रहे थे, ग्रीम का बेटा मेरा भतीजा है, वह अपने एरिया में काफी ज्यादा क्राइम करता था और अब नशे में बहस के दौरान किसी को जान से मार डाला। यह अपने आप में एक सीरियस क्राइम है। लेकिन उसके डैड ग्रीम ने कहा कि उसके तरफ से कोई देख रेख नहीं हुई है और उसने खुद जुर्माना भरने की पेशकश की है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद नोवा कहा कि बदकिस्मती से इंपीरियल लॉ के तहत प्रिंस ग्रीम ने कोई क्राइम नहीं किया है। जैसे कोई बच्चा अपने मॉम डैड का कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, वैसे ही मॉम डैड अपने बच्चे के क्राइम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। और नोवा ने
ऐसा क्यों कहा, हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। तभी एम्परर कहने लगे, मैंने भी यही कहा, मुझे लगता है कि वह मन की शांति खरीदना चाहता है। और जो उसके फादर ने इनकम दी है उसके बारे में देखते हुए नुवा अपने मन में कहने लगा, ये तो 30,000 रान है, ये कैपिटल की एवरेज ईयर इनकम का लगभग 250 गुना है, यहाँ तक कि ये काफी बड़ा अमाउंट है। तभी एम्परर उसकी राय के बारे में पूछते हैं, जिस पर नुवा बताता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से जुर्माना नहीं ले सकते जिसने कोई क्राइम किया ही नहीं हो, भले ही उसने खुद जुर्माना भरने की पेशकश की हो। उसकी इस बात पर एम्परर बताते हैं कि तो क्या हमें अपनी मर्जी से जुर्माना भरने को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए लॉ में बदलाव करना चाहिए। वैसे भी सिटी का ट्रेजर बहुत बुरी हालत में है, यहाँ तक कि डिजास्टर रिलीफ और सप्रेशन को दबाने के लिए पैसा लगता है। तो गाइस एक बात क्लियर कर दो, मेरे हिसाब से मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एम्परर के भतीजे ने किसी को नशे की हालत में जान से मार डाला और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी उसके फादर जुर्माना भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर हाँ, इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो पीछे बताया है वो स्टोरी में लिखा हुआ है। एम्परर की ऐसी बातों को सुनकर नुवा अपने मन में कहा कि इसलिए वह इस तरह से अचानक रिवॉर्ड आने की उम्मीद कर रहे हैं, पर मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। जो सब सोचने के बाद वो बताना शुरू करता है, अगर हम ऐसी किसी मिसाल कायम करते हैं तो लोगों को ये ख्याल आएगा कि वह सिर्फ पैसे देकर किसी भी जुर्म से बच सकते हैं, और इससे क्राइम को रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि सिर्फ नोबल ही जुर्माना भर पाएंगे, बड़े मर्चेंट, नोबल और गवर्नमेंट ऑफिसर, यही लोग जुर्माना भर पाएंगे। इससे आखिरकार हमारी गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ेगा, यहाँ तक कि एम्पायर के पास फंड की कमी एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इससे हमें रिस्पेक्टेबल तरीकों से सॉल्व करना चाहिए। जो सुनकर एम्परर कहते हैं, तुमने सही कहा, तुमने मुझे डांट कर एकदम सही करा। अब ये सुनकर नुवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि एम्परर कुछ लिखने के बाद उसमें स्टैंप लगा देते हैं। फिर वो उसको क्रूज के जरिए नुवा को थमा देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारी समझदारी का जश्न मनाने के लिए जो हम किसी रूरल में बहुत कम देखते हैं, इसी वजह से मैं तुमको अपना प्रीमियर एडवाइजर बनाता हूँ, और यह एक ऑनरेरी पोस्ट है। वैसे क्या तुमको ये पसंद नहीं आई? उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नुवा कहता है कि योर मैजेस्टी, मेरा एक प्रपोजल है जो पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग एम्पायर को 1000 रान डोनेट करते हैं उन्हें होनरी नाइटहुड दिया जा सकता है, और इसमें कुछ शर्तें होंगी ताकि यह पक्का हो सके कि असली पावर पाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन कई लोग चाहेंगे कि योर मैजेस्टी खुद उन्हें यह ऑनर दे। फिर वो अपने मन में कहने लगा, जब इंसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो वे अपनी चीजों से ज्यादा इज्जत की चाहत करने लगते हैं। जो सब जानने के बाद एम्परर बोलते कि मैं समझ गया, क्या शानदार आइडिया है, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया नुवा। क्रूज, तुरंत ऑस्कर को बुलाओ। जो सुनने के साथ क्रूज ऑस्कर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नुवा मैजेस्टी के सामने झुकने के साथ कहा कि मुझे अभी अभी मिस्ट्री ऑफ लॉ के कुछ अधूरे काम याद आ गए हैं, प्लीज मुझे जाने की परमिशन दीजिए। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे इसे रोकना होगा, अगर ये और आगे बढ़ा तो मैं ऑस्कर की डोमिनियन में दखल दे दूंगा। नुवा की ऐसी बातों को सुनकर एम्परर काफी ज्यादा इम्प्रेस होने के साथ कहे, तुम काफी ज्यादा चालाक हो नुवा। इसी के साथ यहाँ सीन का टोकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर कुछ सर्वेंट आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आते के साथ कहने लगा, वह सभी तुम्हारे द्वारा किए गए अमेजिंग कारनामों से काफी ज्यादा हैरान है, और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि जमीन में ऐसे कैसे गड्ढा हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि कोई ये पता लगाने की कोशिश में इसमें गिर गया है। जो सुनने के साथ नुवा उसको कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जो गिर गया है उसका अच्छे से इलाज करना, और इसमें कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। जो कहने के बाद नुवा उस चीज के बारे में पूछता है जिस पर सुजुका उसका कपड़ा हटाने के साथ बताने लगा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने 16th प्रिंस के लिए डिलीवर किया था। वह सिर्फ 3 साल का है और उसे रायनोसरस बीटर को लड़ाना काफी ज्यादा पसंद है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर नुवा एक कैरेज से अपने मैंसन की तरफ जा रहा होता है। कैरेज के अंदर की तरफ नुवा लूथियर और लेविथान को बाहर की तरफ निकाल लेता है, और वो दोनों आते के साथ एक दूसरे से फाइट करने लगे। जो देखकर नुवा अपने मन में कहता है, उनमें सच में पिछले ओनर की सारी टेक्निक्स छिपी हुई है। मैं उन्हें देखकर काफी कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ में फर्क साफ है। इसी के साथ लेविथान ने लूथियर को हरा दिया था, जबकि दूसरी तरफ रीना इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा मजे कर रही थी। इसी वक्त नुवा की भी नजर उस पर पड़ जाती है। जो देखकर रीना कहने लगी, प्लीज मेरी दखलंदाजी के लिए माफ कर देना, पर वह तो मैजिक था, है ना? जो सुनने के साथ नुवा सवाल करता है, क्या तुम इसे फिर से देखना चाहोगी? अब ये सुनने के साथ रीना काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। इसके बाद नुवा लूथियर को फिर से बाहर की तरफ निकालते हुए अपने मन में कहता है, मेरे वफादार लेविथान के उलट लूथियर काफी ज्यादा कम्पेटिटिव लगता है। साथ ही साथ इस तरह से उनकी मूव सीखने से मैं भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर वो अपने स्टेटस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसका लेवल 1 से बढ़कर 2 हो चुका है। फिर यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर नुवा उन दोनों को फिर से भिड़ाते हुए अपने मन में कहने लगा, लेविथान ने अब तक हर तरह की फाइट जीती है, और उसका ये कहना ही था। तभी लूथियर अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने के साथ लेविथान को चीर देता है। फिर वो बताता कि लूथियर की ग्रोथ के साथ मेरे फायर स्टेट में प्लस बढ़ गया है। जो कहने के बाद वो जोई से कहता कि, पर जोई उसके कहने से पहले उसकी बात समझ आती है। फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगी, जो देखने के साथ नुवा अपने मन में कहने लगा, जब से मैंने उसे काम पर
पर रखा है तब से 6 साल में जोई ने कई स्किल सीख ली है ताकि वह मेरा कर्ज चुका सके। जो कहने के बाद जोई ने अपना स्पेल उस पर इंस्टांट कर दिया था, जिसकी वजह से नोवा का लेवल बढ़कर 3 हो जाता है। उसके स्टेट देखने के बाद जोई काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, ये तो कमाल का है, तुमने तो कोई फाइट भी नहीं करी और तुम्हारा लेवल भी बढ़ गया। उसके इस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है कि यह मेरी डोल्स को लड़ाने का नतीजा है। जिस पर जोई का कहना है, तो अगर तुम उन्हें ऐसे ही फाइट कराते रहोगे तो क्या तुम्हारा हमेशा लेवल बढ़ता रहेगा। जिसके जवाब पर नोवा बताता है, ये इतना आसान नहीं है, लेवल 1 से 2 तक इनहेंस करने में सिर्फ एक फाइट लगी, लेकिन इसे 2 से 3 तक बढ़ाने के लिए मुझे उन्हें 10 बार फाइट करानी पड़ी। इसलिए मुझे लगता है कि हर बार एक ही अपोनेंट से फाइट कराना ठीक नहीं है। अगर मुझे यह और भी अच्छे से सीखना है कि ये कैसे काम करता है, तो मुझे इस तरह के और भी मैजिक आइटम को इकट्ठा करना होगा। उसी वक्त वहाँ पर हेनरी आते के साथ कहता है कि यह देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को अपनी रिंग से फाइट कराना, मैं तुमसे इसी तरह की क्रिएटिविटी की उम्मीद कर सकता हूँ। अब ये सुनकर नोवा सवाल करता है, क्या तुम यहाँ से इसे देख रहे थे। ये बात सुनकर हेनरी उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहता है कि मॉन्स्टर नेट आखिरकार मैच्योर हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे पहले कैंपेन का समय है। जो सुनकर नोवा अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर नेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स द्वारा मैनेज एक हंटिंग ग्राउंड जो हर एक प्रिंस को पहले कैंपेन के रूप में काम करने के पर्पस से है। अगर इसको आसान लफ्जों में कहे तो नोवा को एक टेस्ट देना होगा, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर या एक मॉन्स्टर भी हो सकता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन नोवा को उन्हें कैसे न कैसे करके संभालना होगा। दूसरी तरफ हेनरी का कहना है, जब तुम यह बॉक्स खोलोगे तो यह बताएगा कि तुम अपने पहले कैंपेन में कितने सोल्जर ले जा सकते हो। पर नोवा सवाल करता है, क्या हमारे पास इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। इस बात पर हेनरी बताने लगा, इस तरह की चीजों के लिए तुमको काफी ज्यादा या काफी कम नहीं चाहिए, चलो इसे खोलो। जो सुनने के साथ नोवा उस बॉक्स को ओपन कर लेता है और उसमें से एक कार्ड बाहर की तरफ आया जिसमें लिखा था 1। साथ ही साथ उस कार्ड को हेनरी की तरफ धरते हुए बोला, क्या इसका मतलब है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। जबकि हेनरी उस कार्ड को देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान होने के साथ बताना शुरू करता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ तक कि ये तो पहले कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। सच में तुम कमाल की हो नोवा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर नोवा के मेंशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी जोई वहाँ पर आते के साथ कहने लगी, आपसे मिलने के लिए एक विजिटर आया है और वो कह रहा है कि वह हिज मैजेस्टी से ऑर्डर लेकर आया है। इसके कुछ देर बाद हम वहाँ पर इस कीकी को देखते हैं, जिसको देखने के बाद नोवा अपने मन में कहा कि जो कोई एम्परर का पर्सनल ऑर्डर देता है उसे एम्परर की प्रॉक्सी माना जा सकता है, इसलिए उसे हर मामले में एम्परर जैसा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसको झुका हुआ देखकर रिस कीकी बताना शुरू करता है, वाइस प्रिंस नोवा अराराट का पहला कैंपेन आगे बढ़ा दिया जाएगा, जब तक आपको आगे के ऑर्डर ना मिले तब तक इंतजार करें। जो कहने के बाद वो खुद उसके सामने झुकते हुए कहता कि आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा योर हाइनेस। जो सुनकर नोवा सवाल करता है, रिस तुम हेनरी की फैमिली का हिस्सा हो है ना। जिस पर रिस कीकी पूरी तरह से एग्री था। तभी एक वॉइस बताना शुरू करती है, इंपीरियल फैमिली के मेंबर कभी कभी अपने किसी सर्वेंट या स्लेव को ऑफिशियल तौर पर काम करने के लिए भेज देते हैं। ऐसे ओरिजिनल लोगों को उस नोबल फैमिली का मेंबर माना जाता है जिन्हें उनकी सर्विस से निकाल दिया गया है, और उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर और इंपीरियल फैमिली का एम्प्लॉय माना जाता है। साथ ही इंपीरियल फैमिली के मेंबर जो हर कोई प्रिंस की सर्विस में काम करते हैं, उन पर सबसे मुश्किल मैनर्स के रूल लागू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोवा अपने कैंपेन के पोस्टपोन के बारे में उससे सवाल करता है, जिस पर रिस कीकी बताने लगा, पूरी तरह से आपकी स्ट्रेंथ की वजह से एम्परर इस यूनिक लेसन से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि इसे बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, और योर मैजेस्टी अभी प्रिंस हेनरी और रेड प्रिंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आप कितने शानदार हैं ये पूरे एम्पायर के साथ शेयर किया जा सके। वो सब जानने के बाद नोवा कहा कि तो मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट कैंपेन अभी कुछ समय के लिए नहीं होगा। जो कहने के बाद यहाँ सीन कट होकर उसी शॉप की तरफ आ गया था जहाँ पर नोवा हमेशा ट्रेजर लेने के लिए आता है। जहाँ पर वो शॉप ओनर नोवा से कह रहा था, क्या ये मैजिक आइटम तुम्हारे खुद की डिजायर रखती है। जिस बात पर एग्री करते हुए नोवा बताता है कि इसलिए कुछ भी काफी होगा, जैसे कोई कर्स डोल। ये बात सुनकर शॉप ओनर कहता है कि इसके लिए मुझे काफी अफसोस है, पर वो चीज मेरे पास नहीं है जो तुम चाहते हो। जो सुनकर नोवा कहता है, खैर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुरंत कुछ और मिलेगा। वैसे शर्ली अगर तुम कुछ चाहो तो। जो बात समझते हुए शर्ली उसके पास पैसों से भरी पोटली धर देती है, जबकि नोवा कहने लगा, अगर तुमको कुछ ऐसा मिले जो मेरे लिए सही हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन शॉप ओनर कहता है कि लेकिन मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद नोवा वहीं पर रुकने के साथ बोला कि और हाँ, अगर तुमको कुछ अच्छा मिला तो मैं तुमको फिर से रिवॉर्ड दूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर नोवा शर्ली से सवाल करता है, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। अब ये सुनकर शर्ली कहने लगी, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उसको इतने सारे पैसे दे दिए जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। ये बात सुनकर नोवा उससे कहता है कि नोबल्स ऐसे ही खरीदारी करते हैं। फिर हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक मुस्टंडा एक बंदे को मारते हुए कह रहा था, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जान सकते हो तो फिर से कहो कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा कि किसी दूसरे कस्टमर ने वह आइटम पहले ही रिजर्व कर लिया है। अब ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहा, और मैं तुमसे कह
कह रहा हूँ कि इसे मेरे को दे दो। वैसे तुम लोग ये कौन सा लुक्स दिखा रहे हो, पर हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी यही बिजनेस करते हो, है ना। उसी वक्त वहाँ पर नोवा आते के साथ उसे यहीं पर रुकने को कह रहा था। जो सुनकर वो बंदा उस पर अभी गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन अपने सामने प्रिंस को देखकर वो थोड़ा शांत हो जाता है। अब ये सुनकर नोवा सवाल करता है, क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पर वो बंदा बताने लगा, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की इजाजत दें। मैं प्रिंस गिलबर्ट के घर का मेंबर हूँ, मेरा नाम डेलम है और मैंने आपको एक बार इंपीरियल हाउस होल्ड के मिनिस्ट्री में देखा था। उसकी इस बात पर नोवा बताता है कि और तुम जैसा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें पता है कि ये धमकी थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डेलम अपने तेवर दिखाते हुए बताता है कि अब ये क्या है, तुम मिनिस्ट्री ऑफ जजमेंट के प्रिंस हो और क्या तुमको नहीं पता कि रॉयल हाउस होल्ड के मिनिस्ट्री में जो लोग हैं उन्हें बगावत करने या दुश्मन की मदद करने के अलावा किसी और क्राइम का गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता। और मैं खुद इंपीरियल लॉ से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे कुछ ना कहो, चाहे वह कितनी भी छोटी सी बात क्यों ना हो। अब ये सुनने के साथ नोवा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो आगे बढ़ पाता उससे पहले शर्ली वहीं पर उसे रोक लेती है। इसी वजह से वो गुस्से के साथ बताना शुरू करता है, इंपीरियल फैमिली के सर्वेंट खासकर प्रिंस पहले से ही काफी हाई पोस्टिंग पर हैं और वह फर्स्ट प्रिंस के घर आने और रॉयल फैमिली की मिनिस्ट्री का मेंबर है और वह इतना खास है कि उसका रवैया भी सरप्राइजिंग है। फिर वो उसको सीधे अल्फाजों में बताता कि मैं साफ साफ समझ गया, तुमने कहा कि तुम मेरे भाई के मेंबर हो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे देखते हुए सीधे क्यों खड़े हो। फिर वो अपने मन में कहता है, ये वैसा ही है जैसा मैंने कल रेस को देखा था, हमारी पोजीशन के बिहाफ पर डेलमन को मेरा सम्मान करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ डेलमन उसकी ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन अब झुकने के लिए काफी ज्यादा देरी हो चुकी है क्योंकि नोवा ने ऑर्डर दे दिया है कि उसको पकड़ लो। जो सुनने के साथ शर्ली उसको जमीन पर लिटाने के साथ अच्छे से पकड़ लेती है, लेकिन डेलमन उसको गिलबर्ट की धमकी दे रहा था। जो सुनकर नोवा उसे साइलेंस रहने को कहकर बताना शुरू करता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुमने मेरे भाई का नाम खराब कर दिया है। पहले प्रिंस के घराने के मेंबर डेलमन ने 13th प्रिंस के साथ बुरा बर्ताव किया है, उसे इंटरनल लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगी, जल्दी बताओ कि किसके पास चाबुक है। जो सुनने के साथ वहाँ पर एक बंदा चाबुक ले आया था, वहीं दूसरी तरफ शर्ली ने उसको बांध दिया होता है। जो देखेकर डेलमन गुस्से के साथ कह रहा था, तुम लोग बस देखते रहो कि तुमको इसका पछतावा होगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ कि मैं पक्का करूंगा कि तुम इसके पैसे दोगे क्योंकि मैं इंपीरियल हाउस होल्ड की मिनिस्ट्री से हूँ। उसकी ऐसी धमकी भरी बातों को सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन नुवा कह रहा था, कितने कोड़े, चलो देखते हैं, अगर तुमने या मेरे घर के किसी ने उधार के अधिकार के दम पर मेरे लोगों पर जुल्म किया तो मैं तुम्हें मौत की सजा देने में हिचकिचाऊंगा नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डेलमन काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन शर्ली ने उस पर कोड़े मारना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ नुवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेलमन की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होने लगी। लेकिन वहाँ के लोगों को ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी अगले सीन में हम नुवा को देखते हैं जो एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। उसी वक्त वहाँ पर शर्ली आते के साथ कहने लगी, मैंने उसको आखिरी सांस तक कोड़े मारे जिसकी वजह से अब वो मर चुका है। जो सुनने के साथ नुवा कहा कि क्या इन्फोर्समेंट आ गई, जिस पर शर्ली पूरी तरह से एग्री थी। जो सुनने के बाद नुवा बोलता कि जब सब ठीक हो जाए तो उसको उन चार्जेस के साथ एक रिपोर्ट लिखो जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, और हाँ मुझको हैंडकफ्स भी लाकर दे देना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शर्ली हैरान हो चुकी थी। फिर यहाँ से इकट्ठा होकर एक मैंसन की तरफ आ गया था जहाँ पर नुवा के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। यहाँ तक कि वो उनको बताना शुरू करता है, मैं अपने भाई से यहाँ माफी मांगने आया हूँ, क्या तुम उसे बता सकते हो। अब ये सुनने के साथ वो दोनों सोल्जर एकदम शॉक्ड हो चुके थे। तभी वहाँ पर गिलबर्ट का बटलर आते के साथ उसको इनवाइट करता है। फिर यहाँ से इकट्ठा होकर गिलबर्ट के मैंसन की तरफ आ गया था जहाँ पर गिलबर्ट उसे बताना शुरू करता है, मैं समझ गया, खैर इसे संभालने का कोई और तरीका नहीं था और मेरे घर के एक मामूली मेंबर ने एक इंपीरियल प्रिंस की बेइज्जती करने की हिम्मत की, इसी वजह से वह मौत का हकदार था। ये बात सुनकर नुवा कहता कि फिर भी मुझे पहले आपसे सलाह लेनी चाहिए थी, इसलिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट को मालूम नहीं था कि ये डेलम कौन है, जिस पर उसका बटलर बताने लगा, अगर मुझे इजाजत है तो मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले वह इंपीरियल हाउस होल्ड मिनिस्ट्री में शिफ्ट हो गया था। ये सब जानने के बाद गिलबर्ट कहा कि ओ याद आया, इस बारे में चिंता न करने का यह कोई बड़ा कारण नहीं है, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया और गलत काम करने के लिए तुमने उसे पहले ही पनिशमेंट दे दी है, इसी वजह से उसे मेरे घर का मेंबर भी नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ बटलर ने नोवा के हैंडकफ्स को खोलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि गिलबर्ट बता रहा होता है, असल में मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि तुमने मेरी इज्जत बचाई, अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वह मेरे नाम पर और बुरे बुरे काम करता रहता। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मैजिस्ट्री ने तुम्हें लोगों का रखवाला क्यों कहा, ज्यादातर लोग ऐसे मौके पर ही उसको पनिशमेंट नहीं दे पाते। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर शर्ली उससे सवाल कर रही थी कि वह जो तुमसे माफी मांग रहा था असल में उसका मकसद क्या था, जिस पर नोवा बताने लगा, तुम पूछ रही हो क्या उसे हैंडकफ्स में देखने के लिए जाना जरूरी था जब वह इस पूरे मामलों में इतना बेपरवाह लग रहा था। पर वह जैसा दिखता है वह गुस्से में था, लेकिन वह अपने और मेरे बीच में दरार नहीं पैदा कर सकता क्योंकि एम्परर अभी भी मेरी साइड लेते हैं। वैसे भी अगर छोटा भाई गलती करने के बाद पहले माफी मांगता है तो बड़ा भाई क्या करता है, जिसका जवाब
देते हुए शर्ली बताती है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, अगर छोटा भाई पहले माफी मांग लेता है तो वह गुस्सा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर नोवा कहता कि और तो और मेरे भाई ने इतनी आसानी से डायलम और स्लेव के मर्चेंट को नकार दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो मैं हैरेसमेंट का टारगेट बन जाता। साथ ही साथ पर्दे के पीछे वह मुझे दुश्मनों की तरह देखता है, इसलिए मैंने उससे माफी मांगी और उसने मान ली। उसकी ऐसी बातों से शर्ली काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर यहाँ से मॉर्निंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर नोवा का बटलर उससे कह रहा था कि आपसे कोई विजिटर मिलने आया है। जो सुनकर नोवा कहता है, पर आप ही तो उन्हें अंदर ले जा रहे हो और ये तो काफी नॉर्मल बात है। लेकिन बटलर उसे ठीक से समझाता है। उनका कहना है कि वह इंपीरियल फैमिली के मिनिस्ट्री से हैं। अब ये सुनकर नोवा समझ जाता है, इसलिए वो खुद उनसे मिलने के लिए चला गया था, जहाँ पर एक बंदा उसको बता रहा होता है, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, मेरा नाम डॉन ओट्स है और आपने कल के इंसिडेंट्स को जिस तरह से संभाला उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। इसी वजह से मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मुझे भी अपने अंडर काम करने की परमिशन दे दो। इस बात पर नोवा कह रहा था, लेकिन हमारा डोमेन अलग अलग है, यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली की मिनिस्ट्री के मेंबर को यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉन ओट्स कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको जरूरत हो आप बस मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतनी विनती करने के बाद नोवा इसके लिए तैयार हो जाता है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था, यहाँ तक कि वो वहाँ से जाने लगा। जाने के बाद नोवा डियालान से बोला, उस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करो और इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो, जिसके लिए डियालान भी तैयार हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।